चलो अब हम पढ़ लेते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस इफेक्ट है। तो सिमिलरली रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। तो ये है वो कि आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इन तीनों बॉन्ड में किसका स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है? आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है। ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रिपल बॉन्ड का मैक्सिमम होता है, फिर आता है डबल बॉन्ड, फिर आता है सिंगल बॉन्ड। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में मैक्सिमम ओवरलैप होता है, फिर डबल बॉन्ड में, फिर सिंगल बॉन्ड में वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ओवरलैप, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग होता है। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है दैन सिंगल और डबल बॉन्ड। ओके, तो अगर जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसका ओवरलैपिंग ज़्यादा है, और ओवरलैपिंग ज़्यादा है मतलब वो ओवरलैप करते वक्त बहुत करीब आएगा, ज़्यादा करीब आएगा। और अगर ज़्यादा करीब आ जाएगा तो ये बॉन्ड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड का मिनिमम होगा, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। मतलब सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होता है। तो ये बस एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं इंक्लूड करूंगा, बाद में इसको काम यूज़ करूंगा, इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया। तो आप एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बेंजीन रिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, तो बेंजीन रिंग को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, आपको पता है, ठीक है। अब देखो, अब जब ऐसे इसको मैंने ड्रॉ किया तो नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों नंबरिंग कर रहा हूँ, बाकी नंबरिंग में नहीं कर रहा हूँ। तो 1 और 2 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड है। 2 और 3 के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। तो एज आपको पता है कि डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है देन सिंगल बॉन्ड, राइट। तो डबल बॉन्ड का अगर बॉन्ड लेंथ कम होगा और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो हमें 1, 2 और 2, 3 के बीच में जो बॉन्ड लेंथ मिलेगा, ठीक है, वो डिफरेंट होगा। तो ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा और ये बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो हम सिस्टम को ऐसे ड्रॉ करेंगे शायद, ऐसे। ओके, क्योंकि हर जगह जहाँ पे डबल, यहाँ पे 1, 2, 3, तो हर जगह डबल बॉन्ड है, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है। हर जगह जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा है। ओके, वहाँ पे लेंथ, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो ऐसा तो हम बेंजीनिंग को ड्रॉ नहीं करते, इवन एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया है। बेंजीनिंग ऐसा नहीं होता। बेंजीनिंग कैसा होता है? ऐसा, हर एक बॉन्ड इक्वल होता है। तो अगर हर एक बॉन्ड मतलब 1, 2 बॉन्ड, 2, 3 बॉन्ड इक्वल होगा, दैट मीन्स ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे है एक पर्टिकुलर जगह पे है। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे, लेकिन ये अलग अलग जगह 3 डबल बॉन्ड है, लेकिन इसका बॉन्ड लेंथ कम नहीं है, इसका बॉन्ड लेंथ भी कम नहीं है, दोनों बॉन्ड इक्वल है। ये कैसे? सोचो थोड़ा सा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक और इफेक्ट चाहिए। ओके, इस टाइप के सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए वो इफेक्ट ये है, या फिर इसका कंक्लूजन, इसका सॉल्यूशन एक ही है कि जो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है ये लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड नहीं है। मतलब ये डबल बॉन्ड एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं रहता, ठीक है। ये डबल बॉन्ड कभी यहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड कभी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी जितना डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ पे भी इतना ही डबल बॉन्ड रहेगा। या फिर ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे भी इंक्लूड होगा। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का मिक्सिंग हो जाएगा सिस्टम में, ताकि हर एक बॉन्ड जितना डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करे उतना ही सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करे, ठीक है। तो हर एक बॉन्ड में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सेम होगा। अगर ऐसा हुआ तो हर एक बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा। तो अगर इक्विवेलेंट होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ सेम होगा। तो यही है सुपर एक्सप्लेनेशन। लेकिन हम केमिस्ट्री या फिजिक्स के नॉलेज से हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें, तो ये है हमारा मैटर ऑफ फैक्ट। तो 1923 में साइंटिस्ट इन गोल्ड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरी लेके आए जिसका नाम है मेसोमेरिज्म। मैं आपको बताऊंगा मेसोमेरिज्म और रेजोनेंस दोनों लगभग सेम ही इफेक्ट है, बस उसको मैं बाद में थोड़ा डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करूंगा। बट अभी फिलहाल याद रखो रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म सेम है, ठीक है। इनगोल्ड के थ्रू जो मेसोमेरिज्म है उसको हम लेके आ सकते हैं। तो इनगोल्ड मेसोमेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंक्लूड किए थे। उसके बाद साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग, आपने नाम तो सुना ही होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग इस मेसोमेरिज्म टर्म को एक और टर्म से रिप्लेस कर दिए है जिसका नाम था रेजोनेंस। तो रेजोनेंस एक फिजिसिस्ट ने इसका नाम रखा था, ओके। और ये टर्म फिजिक्स में भी यूज होते हैं डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो ये है हमारा रेजोनेंस।
तो इसमें रेजोनेंस के लिए हमें 3 कंडीशन, हाइजेनबर्ग ने 3 कंडीशन बोले थे कि हमें वो 3 कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करना है, 3 कंडीशंस। ओके, तो वो 3 कंडीशंस क्या थे? फर्स्ट कंडीशन ये था कि जो इन टर्म्स व्हेन रेजोनेंस, हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्यों आ रहा है? देखो मैंने क्या बोला आपको कि ये जो पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं है, उसमें जो बॉन्ड्स होंगे वो बॉन्ड्स हमेशा यहाँ पे भी रह सकता है या फिर यहाँ पे भी रह सकता है, और हर कोई इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। हर सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा और हर डबल बॉन्ड कैरेक्टर में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, राइट। तो इसीलिए हम डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे। तो रेजोनेंस को एक्सप्लेन करते वक्त रेजोनेंस का जो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा वो मैं आपको डिटेल्स में समझा रहा हूँ, बस अभी कंडीशंस बता दो, फिर मैं कंडीशंस को भी एक्सप्लेन करूँगा। कि हम जब रेजोनेंस को एक्सप्लेन करेंगे तब इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन चेंज होगा, ओके, लेकिन न्यूक्लियस का पोजीशन फिक्स्ड रहेगा। मतलब न्यूक्लियस पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में, ओनली इलेक्ट्रॉन्स करेगा, ठीक है। जो सिस्टम में लूज इलेक्ट्रॉन रहता हो, लूज सिस्टम में जो लूज इलेक्ट्रॉन रहेगा वही पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, न्यूक्लियाई नहीं करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन क्या था? सेकंड कंडीशन था जब रेजोनेंस होगा तो हर एक स्ट्रक्चर में, रेजोनेंस में जब हम डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, हर एक स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा? सेम होगा। हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और थर्ड जो कंडीशन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो हमें डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, ओके, तो ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो हमें डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, ऑल स्ट्रक्चर शुड हैव इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इक्विवेलेंट एनर्जी। तो इक्विवेलेंट एनर्जी का मतलब इक्विवेलेंट स्टेबिलिटी। तो अगर सिस्टम में एक सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो हर एक सिस्टम क्या है? सिमिलर स्टेबिलिटी गेन करेगा, राइट। तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसको बोल रहा हूँ। अब मैं जब एक्सप्लेन करूँगा तब हम इसको समझ पाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि न्यूक्लियर फिक्स्ड रहेगा। सेकंड कंडीशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम रहेगा। और थर्ड कंडीशन ये है कि सिस्टम में जो स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे वो इक्विवेलेंट एनर्जी का और सेम इक्विवेलेंट स्टेबिलिटी का होगा। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि हम कार्बोनेट आयंस को लेंगे, CO3 2-। तो हम इसको किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? फर्स्ट इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। एक और तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, C O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस। तीसरा तरीका बाकी है O माइनस डबल बॉन्ड O। तो ये तीनों स्ट्रक्चर तो पॉसिबल है रियलिटी में, लेकिन अब यहाँ पे जो बेसिक फैक्टर है इसको समझने के लिए वो है कि हमें तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। फर्स्ट कंडीशन क्या था? ये वाला, न्यूक्लियर फिक्स्ड, इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है। तो देखो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये कंसेप्ट, इस एग्जांपल को मैंने क्यों लिया ये बता लूँ, फिर मैं कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो अब प्रॉब्लम सेम है, यहाँ पे भी हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल रहा है, ठीक है। या फिर मान लो यही एक फिक्स स्ट्रक्चर, हमें ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में पता नहीं है। तो अगर कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स C डबल बॉन्ड, इसका ये डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है। मतलब ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा देन ये बॉन्ड, और ये दो बॉन्ड का कम होगा स्ट्रेंथ। या फिर बॉन्ड लेंथ के हिसाब से देखें तो ये बॉन्ड ज़्यादा लंबा होगा, ये दोनों, देन ये बॉन्ड, राइट। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया गया तब देखा गया नहीं, ये तीनों बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, तीनों बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ का है, और तीनों बॉन्ड का जो लेंथ है वो भी सेम है, एकदम सेम है। दैट मीन्स ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये हमें सोचना पड़ेगा, इस डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और इस सिंगल बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और ऐसा कैरेक्टर है ताकि तीनों में इक्वल कैरेक्टर रहे, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और वो तब पॉसिबल होगा जब हम
हर पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को कंसिडर करेंगे। तो देखो अब अगर ये सिस्टम में हम इसको इस तरीके से चेंज कर दे सिस्टम को, तो जब यहाँ पे ये डालेंगे तो क्या होगा, इस कार्बन के कितने हैंड्स होंगे, 5 हैंड्स। ओके, तो 5 हैंड्स को कम करने के लिए यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होगा उसको हम ब्रेक कर देंगे। ओके, तो अब इसीलिए इस बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया, तो क्या देखो ये वाला फॉर्म हो रहा है ना, आ गया। अब यहाँ से जब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख के इसको हम चेंज कर देंगे सिमिलर वे में, तब हमें मिलेगा ये वाला, राइट। अगर हम ये ट्राई करें कि ये जो स्ट्रक्चर इसको यहाँ पे चेंज कर दें और इसको यहाँ पे रख दें, तो फिर से हमें ये वापस मिल जाएंगे। सिमिलरली जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से भी हमें ये स्ट्रक्चर मिल सकता है। सिमिलरली मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, फिर बहुत हेजी हो जाएगा पिक्चर। मतलब हमें जब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मतलब एक पर्टिकुलर कार्बोनेट आयन के लिए हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है, और जो तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि जब हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर ये मतलब कार्बोनेट का 3 स्ट्रक्चर है क्या, 3 अलग अलग पिक्चर है क्या? नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर्स 3 स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किया, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीनों स्ट्रक्चर बस एक पेपर के ऊपर वैलिड है। रियलिटी में इसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। हम बस एक पेपर के ऊपर इसको दिखा सकते हैं और पेपर के ऊपर ही ये वैलिड है। रियलिटी में एग्जिस्टेंस, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस 3 स्ट्रक्चर्स। ओके, अब देखो, अब जब इसका एग्जिस्टेंस नहीं है रियलिटी में, दैट मीन्स इसको हम तो फिर रियलिटी में कंसीडर कैसे करें? तो रियलिटी में कंसीडर करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स है इसका एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जो इन तीनों स्ट्रक्चर्स से बना हुआ रहेगा। ये और ये, उसको हम बोलेंगे कि ये तीनों स्ट्रक्चर जो पेपर के ऊपर वैलिड है, तो ये तीनों स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है जो रियल में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम दिखाएंगे इस तरीके से C। ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन। अब देखो, जहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ और जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, वहाँ पे हम बॉन्ड यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉटेड बॉन्ड यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जांपल में, और यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे भी हम डॉटेड बॉन्ड ड्रॉ करेंगे। सेकेंड एग्जांपल में यहाँ पे डॉट फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे डॉटेड बॉन्ड, यहाँ पे डॉटेड बॉन्ड। सिमिलरली ये इससे भी सेम आएगा। तो मतलब हर एक केस में हमें डॉटेड बॉन्ड ही मिलेगा, जहाँ पे पाई बॉन्ड है वहाँ पे। जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और जहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा वहाँ पे ही डॉटेड बॉन्ड होगा। जो चेंज नहीं होगा वहाँ पे बस एज यूजुअल हम रखेंगे। हर एक केस में देखो, अब यहाँ पे पहले माइनस था, फिर इसमें माइनस नहीं है, फिर यहाँ पे माइनस आ गया। सिमिलरली इसके लिए सेम इज ट्रू है, सेम इज ट्रू फॉर दिस ऑल्सो। और जब ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स हर एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स हम हर एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर सकते हैं। एक बार हो रहा है फॉर्म, एक बार वो जब डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तब नेगेटिव चार्ज नहीं रह रहा है वहाँ पे, तो इसलिए हम डेल्टा माइनस यूज़ करेंगे। दैट मीन्स ये 3 1 2 3 ये जो 3 है, ये तीनों स्ट्रक्चर का टोटल कंट्रीब्यूशन से हमें ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर। इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये तीनों का हाइब्रिडाइजेशन से तीनों मिलके मिक्सड अप होके ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तीनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो डिफरेंट कंट्रीब्यूट, मतलब 1 2 3, ये जो तीनों स्ट्रक्चर है 1 2 3, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके कंट्रीब्यूट करके ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहा है जो रियल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये तीनों स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और परटर्ब्ड स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ओके, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, परटर्ब्ड स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कुछ भी नाम बोल सकते हो, तीनों नाम में से कुछ भी एक डिसाइड कर सकते हो आप। ठीक है, तो आई होप रेजोनेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रियलिटी में कार्बोनेट आयन इसमें किसी भी तरीके में नहीं रहता। ये बस पेपर में ड्रॉ करने के लिए, हमें समझने के लिए, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी करने के लिए हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन रियलिटी में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये वाला पार्ट। इसीलिए देखो यहाँ पे हर एक बॉन्ड इक्वल है, तो इसीलिए हर एक बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है।
राइट। तो यहाँ पे जो तीनों स्ट्रक्चर्स होंगे 1, 2 और 3, तीनों स्ट्रक्चर इक्वली सिस्टम में कंट्रीब्यूट करेगा इस सिस्टम में। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म है। तो ये इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो यहाँ पे तीनों 1, 2, 3 तीनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल है इन दैट सेंस 1, 2 और 3 इसका स्टेबिलिटी सेम है। ओके, कंट्रीब्यूशन सेम होगा तो स्टेबिलिटी सेम होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि 1, 2 और 3 के बीच में डिफरेंट स्ट्रक्चर के बीच में वन का फॉर दिट एग्जाम्पल, इसके लिए नहीं है, डिफरेंट अलग एग्जाम्पल भी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद कि एक का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, दूसरे का कंट्रीब्यूशन कम होगा, तीसरे का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, हो सकता है ऐसा। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। तो और थोड़ा सा बेसिक हम जान लेते रेजोनेंस के बारे में, ठीक है। तो अब चलो देख लेते हैं एक जो प्रॉब्लम मैंने बताया था कि हमें देखना है ये तीनों कंडीशन सिस्टम सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो टू अंडरस्टैंड दैट वी विल टेक द सेम एग्जाम्पल, ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था, न्यूक्लियाई फिक्स्ड रहेगा, इलेक्ट्रॉन बस अपना पोजीशन चेंज करेगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा है पोजीशन। ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे ही है, सेकंड केस में भी यहाँ पे है, थर्ड केस में भी यहाँ पे है। अपना पोजीशन से मूव नहीं कर रहा है ऑक्सीजन अपने पोजीशन पे ही है, बस इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, राइट। तो इसीलिए हमें सेम कंडीशन, फर्स्ट जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रहा है रेजोनेंस के वक्त। ओके, जब पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर दोनों पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। रेजोनेंस में पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ही पार्टिसिपेट करता है, बाकी चीज़ पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता रेजोनेंस में, राइट। सेकेंड कंडीशन क्या था, सेकेंड कंडीशन था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा। तो देखो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर है, थर्ड स्ट्रक्चर है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम ही तो है। यहाँ पे एक नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, हर एक सिस्टम में दो नेगेटिव है। तो हर एक ऑक्सीजन के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है दैट मीन्स हर एक स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट मीन्स सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सिस्टम के पास। थर्ड कंडीशन क्या था, ऑल स्ट्रक्चर शुड हैव इक्विवेलेंट एनर्जी स्टेबिलिटी। जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ऑल स्ट्रक्चर 1, 2, 3 तीनों का स्टेबिलिटी सेम होगा। ओके, तो हम जब इन तीनों स्ट्रक्चर को इंटर कन्वर्ट करेंगे तो हमें कौन सा साइन यूज़ करना है, ये वाला। हम ये वाला साइन यूज़ नहीं करेंगे, ये देखो ये इक्विलिब्रियम साइन है। ओके, इक्विलिब्रियम साइन का मतलब एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इस प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तब हम जाके यूज़, अगर दोनों प्रोडक्ट अलग हो, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट ना हो, तब हम जाके वो साइन यूज़ करते हैं। वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम क्रिएट करता है, जहाँ पे न्यूक्लियस का शिफ्ट होता है। तो जब सिस्टम में न्यूक्लियस मूव करेगा तब हम यूज़ करेंगे ये वाला साइन, इक्विलिब्रियम साइन। और जब न्यूक्लियस फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तब हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे। इसीलिए रेजोनेंस के टाइम पे हमें ये साइन यूज़ करते हैं, हमें ये साइन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दोनों स्ट्रक्चर इजीली कन्वर्टेबल है। ओके, और इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, नॉट न्यूक्लियस का, राइट। यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ही प्रोडक्ट, एक ही रिएजेंट का डिफरेंट फॉर्म है, अलग अलग प्रोडक्ट नहीं है। A to B फॉर्म नहीं हो रहा है और दो इक्विलिब्रियम में, ऐसा नहीं है कंडीशन। A to B हो रहा है, B to A हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये दोनों इक्वल सेम चीज़ है, बस उसका डिफरेंट फॉर्म है। ओके, न्यूक्लियस फिक्स्ड है यहाँ पे। आई होप ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, तो जैसे कि मैंने बोला था पहले ही कि हमें यहाँ पे ABC मतलब 1, 2, 3 तीनों का कंट्रीब्यूशन सेम मिल रहा है यहाँ पे। अगर ऐसा ना हो कि डिफरेंट कंट्रीब्यूशन रहा तो उसमें क्या होता है, देखो तो क्या करना पड़ता है। अगर मान लो 1, 2, 3 में एक का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, ओके, तो यहाँ पे 3 चीज़ मैं समझाऊंगा आपको ताकि आपको ये टॉपिक पूरे समझ में आ जाए। तो ये सेम पेज में समझा रहा हूँ। फर्स्ट चीज़ कि अगर जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा वो, मतलब इन तीनों में से जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा किसमें ना, ये रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म करने में, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब अगर 1, 2, 3 में यहाँ पे कि इस केस में क्या है, 1, 2, 3 में तीनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है हाइब्रिड फॉर्म करने में, मतलब तीनों का स्टेबिलिटी सेम है। अगर कोई एक पर्टिकुलरली ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा टू फॉर्म द रेजोनेंस हाइब्रिड, देन
उसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस है रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है समझना है हमें। तो देखो, रेजोनेंस एनर्जी समझने के लिए सिंपल लॉजिक समझना है आपको कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, मैंने बोला इसका एग्जिस्टेंस रियल में रहता है। तो हम जब लैब में किसी भी सिस्टम का एनर्जी निकलते हैं, एनर्जी डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, तब उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकलता है, ऑब्जर्व वैल्यू निकलता है, नॉट थियोरिटिकल वैल्यू। ओके, सी डबल बॉन्ड, इसका कितना बॉन्ड एनर्जी है, इसका कितना बॉन्ड एनर्जी है, इसका कितना बॉन्ड एनर्जी है, थियोरिटिकली हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे। तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उसका, और हमें हमारे पास जो कंट्रीब्यूटर्स है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसके एनर्जी। ओके, मान लो ये वाला स्टेप, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो नंबर 2 सबसे ज़्यादा स्टेबल है इन तीनों में से, तो इसके एनर्जी और जो एक्चुअल में लैब में इस सिस्टम का जो एनर्जी मिलेगा हमें एक्सपेरिमेंटली, ये दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो ही होगा रेजोनेंस एनर्जी। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा रियल में, तो उतना ही ज़्यादा सिस्टम स्टेबल होगा। मतलब मान लो एक एनर्जी लेवल यहाँ पे है जो नंबर 2 का है, और सिमिलरली जो हाइब्रिड है उसका एनर्जी लेवल यहाँ पे है, तो जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा इन दोनों का, उतना ही हमें सिस्टम की स्टेबिलिटी मिलेगा। क्योंकि हाइब्रिड का रेजोनेंस हाइब्रिड का जो एनर्जी होगा वो तो हमेशा कम ही होगा, मतलब हाइब्रिड तो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा देन ये सारे स्ट्रक्चर्स से, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, हम बस ड्रॉ करते हैं। ओके, तो जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा रियल मॉलिक्यूल और रेजोनेंस हाइब्रिड जो रियल में एग्जिस्ट करता है। ओके, हम रियल में एग्जिस्ट करते हैं इन दैट सेंस, हम लैब में ऐसे नहीं मिलेंगे, लेकिन रियल में मॉलिक्यूल ऐसे ही रहता है, इस फॉर्म में ही रहता है, जहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर सिंगल बॉन्ड नहीं रहता, पर्टिकुलर डबल बॉन्ड नहीं रहता। हर एक बॉन्ड का कैरेक्टर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में रहता है। ओके, तो ये हुआ हमारा रेजोनेंस एनर्जी। तीसरी चीज़ ये है, तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये भी रेजोनेंस एनर्जी के साथ ही रिलेटेड है। जितना ज़्यादा हमें कंट्रीब्यूटर्स मिलेंगे, अगर मान लो किसी सिस्टम के लिए 2 कंट्रीब्यूटर्स मिल रहा है, किसी सिस्टम के लिए 3 कंट्रीब्यूटर्स मिल रहा है, तो जितना ज़्यादा हमें कंट्रीब्यूटर्स मिलेंगे वो कोरस्पॉन्डिंग रेजोनेंस हाइब्रिड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, तो हमें ढूंढना है मैक्सिमम हाई कंट्रीब्यूटर। ओके, तो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूटर होंगे उतना ही ज़्यादा सिस्टम स्टेबल होगा। मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितना होगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर का नंबर जितना होगा, वो मेन जो पेरेंट मॉलिक्यूल, जिसको हम पेरेंट मॉलिक्यूल मतलब कार्बोनेट आयन जो होगा, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखना। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो अब हम आते हैं कि अगर हम डिफरेंट सिस्टम ले और उसमें से किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जो डिफरेंट सिस्टम का जो कंट्रीब्यूटर्स होंगे उस कंट्रीब्यूटर में से किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है वो हम कैलकुलेट करें, और देखें कि कौन से सिस्टम के लिए हमें कंट्रीब्यूटर का कौन सा प्रॉपर्टीज़ देखना है। ठीक है, तो उससे क्या पता चलेगा ये कंट्रीब्यूटर मैक्सिमम स्टेबल है, तो उस कंट्रीब्यूटर की स्टेबिलिटी से जो रेजोनेंस हाइब्रिड का स्टेबिलिटी है उसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो कितना होगा वो हम देख पाएंगे, या फिर किसका नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमें रेजोनेंस एनर्जी ढूंढना है, तो मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी विल कोरिस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ओके, तो चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे एक सिस्टम लाइक दिस CH2. Okay, let me use black color. CH2 double bond CH single bond CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं। देखो, ये जो डबल बॉन्ड होंगे इसको हम ऐसे चेंज करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बाद में, और इसको हम इस कार्बन का 5 हैंड ना हो इसलिए हम इसको ऐसे चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमें दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा विद दैट साइन कि यहाँ पे CH2 और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लस, देन सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे एक माइनस फॉर्म होगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग। ओके, अब देखो,
अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है नंबर 1 स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर है बी, और ए और बी के बीच में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। देखो यहाँ पे याद रखना, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे, यहाँ पे इस सिस्टम में, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 3। मैं CH बॉन्ड कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बस ये वाला बॉन्ड कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, बीच का बॉन्ड, क्योंकि CH तो हर जगह कॉमन ही है, नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 है, हो गया। एक और तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल कोरिस्पॉन्ड्स टू मोर स्टेबल। मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है देन पोलर मॉलिक्यूल। अगर मान लो कोई भी सिस्टम जनरली डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, सिस्टम में डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंस है, तो वो क्यों चाहेगा अपना डबल बॉन्ड 2 हटा के एक डबल बॉन्ड लाने की और चार्ज गेन करने की, इससे उसका तो प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तो इसमें से ए और बी के बीच में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ए ज़्यादा स्टेबल है। और एज ए ज़्यादा स्टेबल है तो रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट कौन करेगा, इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करें, इसी केस की मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हर एक केस में ड्रॉ नहीं करूँगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा बहुत सारा। H2C सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की जगह पे डॉट डॉट होगा, C सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है नया बॉन्ड, डॉट डॉट CH सिंगल बॉन्ड, सिमिलरली डबल बॉन्ड ड्रॉ CH2, यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा। तो ये है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, तो इस पर्टिकुलर रेजोनेंस हाइब्रिड में किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, ए का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तो हमें जब रेजोनेंस एनर्जी निकालना है तो इसका रेजोनेंस एनर्जी और इसका एनर्जी जो है एक्सपेरिमेंटल एनर्जी इस सिस्टम का, इन दोनों का एनर्जी का गैप देखना है, राइट, इसका नहीं है। क्लियर, आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा, तो ये ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते कि बताओ इस रेजोनेंस इस पार्टिकुलर सिस्टम के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, या फिर कौन सा सिस्टम मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा, वो आपको ढूंढना पड़ सकता है एग्जाम में। ओके, तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो हमने सॉल्व कर लिया। अब चलो दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं और दूसरा कुछ तरीके से हम सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। नंबर 2 एग्जाम्पल, तो इसमें क्या करना है, हमें एक सिस्टम ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे प्लस, तो इसमें यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम रेजोनेंस पॉसिबल होगा तो कैसे होगा, ये वाला जो लोन पेयर आएगा यहाँ पे आएगा, और सिमिलरली हमें स्ट्रक्चर जो मिलेंगे वो होगा C ट्रिपल बॉन्ड O, और O के ऊपर एक प्लस आ जाएगा और ये लोन पेयर, ठीक है। तो इसको हम A और B से नोट करते, ये है, ये हमें मिल गया B। तो इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है बताओ। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल फैक्ट है, आपको पता है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, बी ज़्यादा स्टेबल होगा ऑफकोर्स। क्योंकि नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ओके, तो सिमिलर फर्स्ट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे 2 और 1 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, हो गया। तो सिंपल लॉजिक में सिंपल लॉजिक से हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ इसमें कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा होगा, बी का, मतलब बी ज़्यादा स्टेबल है। और इससे और कोरिस्पोंडिंग जो हमें रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, उन दोनों में से हमें, उन दोनों के बीच का हमें रेजोनेंस एनर्जी निकालना है, या फिर उन दोनों का जो एनर्जी गैप होगा उसको हम रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। डिफरेंट तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को, ठीक है। नंबर 3 एग्जाम्पल, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और इसको अगर हम रेजोनेंस पॉसिबल करवाए यहाँ पे, तो कैसे होगा रेजोनेंस, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ऑक्सीजन के चार्ज यहाँ पे जाएगा, तो फॉर्म जो होगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H O माइनस। ओके, अगर ऐसे रेजोनेंस होगा तो ये हुआ नंबर A, ये हुआ नंबर B। इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, देखो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लेके आना है आपको।
नेगेटिविटी। तो एक बार कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरी बार ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का। तो जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर पाएगा, मतलब ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को अच्छी तरीके से होल्ड कर पाएगा देन कार्बन। इसका मतलब जिस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो ये नेगेटिव चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगा। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हमें ये कंक्लूजन आता है कि बी इज मोर स्टेबल देन ए। तो मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में बी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सिमिलरली चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। नंबर 4 एग्जांपल में लूँगा एक और सिस्टम का, लाइक दिस HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अजीब अजीब एग्जांपल ले रहा हूँ बट समझो, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें हम रेजोनेंस अगर करेंगे तो कैसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा? सिंपली ये जो लोन पेयर होगा यहाँ पे आएगा कार्बन का 5 हैंड, इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे HCOH। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ, NH2 था और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्म हुआ और जो ऑक्सीजन के ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज था, इसमें से सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप बता सकते हो कि ए और बी कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। अप्लाई करो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट, 10 सेकेंड है आपके पास, कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है अच्छे से, पॉजिटिव चार्ज को नहीं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर पाएगा। घुमा के बोलूँ तो नाइट्रोजन ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को होल्ड कर पाएगा, या फिर ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को होल्ड करेगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन कम से कम पॉजिटिव चार्ज को होल्ड कर पाएगा। मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो सिस्टम फिर स्टेबल नहीं है। नाइट्रोजन लिटिल बिट भी होगा तो नाइट्रोजन ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होल्ड करेगा, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है ना। दैट्स वाई जहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा देन द अदर वन, ठीक है, इसमें से। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है? बी का ज़्यादा है, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में बी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स में कर पाऊंगा ताकि हर एक कंसेप्ट हर एक सिस्टम से आपको मैं क्लियर कर दूँ कंसेप्ट। चलो सिस्टम लेते हैं ऐसे, CH3N डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे माइनस है। करो रेजोनेंस, आया गया, स्ट्रक्चर क्या मिलेंगे? H3CN माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसमें बताओ इसमें क्या होगा? तो यहाँ पे सेम कंसेप्ट अप्लाई करो। कार्बन जो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, तो इसमें कौन ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर पाएगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही है, मतलब कौन ज़्यादा अच्छी तरीके से नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर पाएगा? ऑफकोर्स नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन इज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इसमें से ए और बी में से कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा सिस्टम को, रेजोनेंस हाइब्रिड को? ऑफकोर्स बी, क्योंकि बी ज़्यादा स्टेबल है। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हमें करना है ताकि बहुत तरीके से हम सिस्टम को समझ पाए, कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। फिर एक और एग्जांपल दूंगा मैं, और 2 एग्जांपल दूंगा, 8 एग्जांपल 7-8 एग्जांपल्स में करवाऊंगा आपको, ठीक है। फिर रेजोनेंस पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से समझो, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक प्लस चार्ज दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें से इसको अगर रेजोनेंस करें हम तो देखो यहाँ पे इस तरीके से रेजोनेंस होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड O। देखो मैंने फर्स्ट एग्जांपल को फिर से किया, क्यों किया बता रहा हूँ। तो आपको पता है कि फर्स्ट एग्जांपल जो था सेम था एकदम, तो ये A ये B। ओके, तो आपको पता है B ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि B में नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक और कंसेप्ट को अप्लाई करना है आपको। देखो यहाँ पे जो कार्बन एटम्स है या फिर कोई भी एटम्स है,
ये जो जितने भी ये एटम्स हाइड्रोजन डबलेट है, और बाकी कार्बन जो है, कार्बन ऑक्सीजन जो भी है, ऑक्टेट फुलफिल करना चाहेगा। लेकिन ये जो एटम है ना, ये ऑक्टेट फुलफिल नहीं है। देखो 1 2 3, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, बाकी सारे ऑक्टेट फुलफिल है। लेकिन आफ्टर रेजोनेंस देखो यहाँ पे सारे एटम्स, ये जो कार्बन एटम्स है ना, सारे एटम्स ऑक्टेट फुलफिल है। तो आपको देखना है कि कौन सा सिस्टम है जिसमें सारे के सारे एटम्स ऑक्टेट फुलफिल्ड है। हाइड्रोजन के लिए बस डबलेट है, बाकी सारे सिस्टम के लिए ऑक्टेट। ठीक है, तो कौन सा सिस्टम है जिसमें सारे एटम्स ऑक्टेट फुलफिल है? ऑफकोर्स बी है यहाँ पे। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से नोट करना और याद रखना, ऑक्टेट फुलफिलमेंट। देखो इसमें बोल्ड करके लिख रहा हूँ, इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेना। जहाँ पे सारे जिस सिस्टम में सारे एटम्स ऑक्टेट फुलफिल करेगा वो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा हमेशा, कुछ भी बाकी लॉजिक काम करे, ताकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही रहे ना। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है ना, क्या कहा गया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो पॉजिटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इजीली होल्ड कर सकता है। फिर भी मैं बी को ज़्यादा स्टेबल बना रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे सारे एटम्स का ऑक्टेट फुलफिल हो रहा है, क्योंकि ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा इस पॉइंट को फास्ट प्रायोरिटी में रखना है, बाकी पॉइंट्स को नहीं, कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है। अगर इस पॉइंट को एक बार रख दिया, उसके बाद देखो ना कि बाकी सिस्टम में कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं, बाद में देखो बहुत सारे पॉइंट्स। पहला पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ऑक्टेट फुलफिलमेंट। इस पॉइंट को मैक्सिमम जोर देना है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। और एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जो कर देने के बाद पूरी तरीके से सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा हमारा रेजोनेंस का कंसेप्ट, बेसिक जो कंसेप्ट होंगे। ओके, तो Me3 N प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन का 4 हैंड है इसीलिए प्लस चार्ज आ रहा है यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। तो इसका अगर हम रेजोनेंस करेंगे तो कैसे होगा रेजोनेंस? इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं आ सकता, बॉन्ड नहीं आ सकता, क्योंकि नाइट्रोजन का फिर 5 हैंड हो जाएगा। दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। ओके, नाइट्रोजन का 3 हैंड होता है, 4 हुआ तो इस एक नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है, 5 हैंड्स नॉट पॉसिबल नाइट्रोजन के लिए। तो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे Me3N प्लस CH के ऊपर माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें देखो, इसमें कौन सा फैक्टर है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इसमें डिस्टेंस देखो, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस देखो। ठीक है, ये डिस्टेंस और हमें ये डिस्टेंस देखना है। बताओ इसमें से डिस्टेंस किसके पास कम है, ए या फिर बी? ए और बी में बी के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के डिस्टेंस कम है। दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन होगा मतलब सिस्टम स्टेबल ही होगा, रिपल्शन होगा मतलब सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, ए में या फिर बी में? ऑफकोर्स बी में ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। ओके, तो दैट्स वाई बी के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में ज़्यादा अट्रैक्शन के कारण बी ज़्यादा स्टेबल होगा देन ए। ओके, सो दैट्स वाई जो दो अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस आपको यहाँ पे नोट करना है। लेस डिस्टेंस मोर स्टेबिलिटी, मोर डिस्टेंस लेस स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ज़्यादा स्टेबल है, तो बी का कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे ऑक्टेट फुलफिलमेंट का जो कंसेप्ट है इसको नोट करना, और हमेशा ये प्रायोरिटी फास्ट देना कि ऑक्टेट फुलफिल हो सिस्टम में। ओके, आई होप इट्स क्लियर। तो नंबर 1 जो एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, सॉरी नंबर 1 नहीं, नंबर 2 एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, तो आप क्वेश्चन कर सकते थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्यों मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर भी मैंने बी को क्यों कंसिडर किया। तो 2 फैक्टर है, एक तो तब मैंने बोला था मल्टीपल बॉन्ड होगा इसलिए स्टेबिलिटी के साथ प्रोपोर्शनल है जो। दूसरा फैक्टर जो है वो है ऑक्टेट फुलफिलमेंट। ठीक है, तो मैंने इसको बाद में इसलिए एक और एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको फास्ट देखना है, फिर जाके ये जो मल्टीपल बॉन्ड होगा या फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर होगा ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये था हमारा पूरा रेजोनेंस का कंसेप्ट। आई होप रेजोनेंस आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब रेजोनेंस का भी 2 तरीका है रेजोनेंस को समझाने का भी, जैसे कि प्लस आई प्लस ई। तो रेजोनेंस का भी 2 है, फर्स्ट है प्लस आर, दूसरा है माइनस आर। प्लस आर मतलब जो सिस्टम में कोई भी ग्रुप या एटम
इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा कोई एक एरोमेटिक सिस्टम या फिर एलिफेटिक सिस्टम या फिर कोई भी केमिकल सिस्टम में, तब हमें मिलेंगे प्लस आर इफेक्ट, मतलब सिस्टम में इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है कोई भी ग्रुप, और अगर कोई भी ग्रुप सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो हम वहाँ पे माइनस आर इफेक्ट लगाएंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, एक एग्जांपल ले लो ये वाला, एक एरोमेटिक सिस्टम लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे NH2 ग्रुप है, 1 2 3। तो अगर हम इसमें रेजोनेंस पॉसिबल करवाएंगे तो क्या होगा, फास्ट यहाँ पे आएगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा ऊपर आ जाएगा, तो ये 2 बॉन्ड फॉर्म हुआ, NH2 या नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया नाइट्रोजन से, यहाँ पे एक माइनस फॉर्म हुआ ऐसे। सिमिलरली इसका रेजोनेंस भी हम कर सकते हैं इस तरीके से, सेम तरीके से। चलो करके दिखाता हूँ एक में पूरा। सिमिलरली यहाँ से एक और, समझ में ना आए तो पूछ लो ना, ठीक है। ओके, आई होप समझ में आ जाएगा पूरा, ना समझने की कुछ नहीं है, सब कुछ आपको पता है, बस मैं और डीप में समझा देता हूँ पूरा, ताकि पूरा का पूरा कन्फ्यूजन ही क्लियर हो जाए। फिर अगर हम इसमें हम ये वाला करेंगे तो पहले वाले स्ट्रक्चर हमें मिल जाएंगे। तो हमें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, 1 2 3। तो इसमें क्या हो रहा है, जो NH2 ग्रुप है ये सिस्टम में देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सिस्टम में, ये जो सिस्टम है सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है NH2 ग्रुप, इसलिए NH2 ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब सिस्टम में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वहाँ पे आता है प्लस आर इफेक्ट, और सिमिलरली अगर माइनस आर इफेक्ट देखना है हमें तो किस तरीके से देखना है, चलो एक एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ। चलो एग्जांपल लेता हूँ ये वाला, NO2 को डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो नाइट्रोजन के देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि वो सिस्टम में ऐसे डोनेट कर पाएगा, ठीक है, ऐसे डोनेट करेगा, ऐसा इलेक्ट्रॉन है ही नाइट्रोजन के ऊपर। तो उल्टा केस हो गया यहाँ पे, उल्टा केस क्या होगा, देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये जाएगा यहाँ पे और सिंगली यहाँ पे होगा, ठीक है, ताकि नाइट्रोजन का 5 हाथ ना बढ़े, 5 बॉन्ड ना हो नाइट्रोजन के पास। डबल बॉन्ड N प्लस, देखो अभी भी नाइट्रोजन के पास 4 ही बॉन्ड है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, ठीक है। अभी ये प्लस चार्ज का डीलोगाइजेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है बेंजीन रिंग के अंदर, जब होगा तो प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। सिमिलरली एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं करूँगा नहीं क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आपको पता है, बस मैं कर रहा हूँ क्योंकि ताकि जिसको पता नहीं है उसको थोड़ा सा कंसेप्ट मिल जाए, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। अगर हम फिर से करेंगे यहाँ पे इस तरीके से तो हमें पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है ना, ये वाला स्ट्रक्चर या फिर ये वाला स्ट्रक्चर, ये सर हमें पता है क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 1 2 3। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं, पता है क्या है, पेरेंट स्ट्रक्चर और पेरेंट मॉलिक्यूल। तो इसको याद रख लेना, ओके, इसको हम पेरेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इसके बाद हमें जो रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है, आई होप वो आप कर पाओगे, ठीक है। मैं करके दिखाऊँ क्या एक, ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ एक, ओके चलो इसका ही मैं करके दिखाता हूँ, लास्ट वाला जो मैंने किया, इन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा। पहले मैं सिंगल बॉन्ड को ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो रहेगा वहाँ पे ना, चार्ज नहीं देना, चार्ज डेल्टा होगा, चार्ज नहीं देना हमें। चलो तो हर जगह पे देखो, हर एक जगह पे हमें बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, सॉरी, तो देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक पाई बॉन्ड, और यहाँ पे जाके फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी डॉट होगा, यहाँ पे भी डॉट होगा। दैट मीन्स हर एक जगह पे हमें डॉट डॉट करना है, यहाँ पे भी डॉट होगा, यहाँ पे भी डॉट होगा, यहाँ पे भी डॉट होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे भी होगा। और फाइनली जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस देना है। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है वो भी डेल्टा प्लस है, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है डेल्टा माइनस है, डेल्टा माइनस है। यहाँ पे भी एक
डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो सकता था। तो ये है हमारा टोटल रेजोनेंस हाइब्रिड, समझे। और मैंने यहाँ पे क्यों दिया, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्यों दिया, अगर आप सेम यहाँ पे जो मैंने किया ये वाला ऑक्सीजन को यूज़ ना करके अगर हम ये वाला ऑक्सीजन को यूज़ करते तो क्या होता, ठीक है। तो तब सेम तरीके से होता, तो पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने हाइब्रिड में पूरा सिस्टम इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो है कि जब रेजोनेंस होगा ना कोई भी सिस्टम में, तो जिन सिस्टम के साथ ग्रुप हो, एटम हो, जिनके साथ भी होगा रेजोनेंस, सबको एक ही प्लेन में रहना है। इसको याद रख लो, सबको सेम प्लेन में ही रहना है, सेम प्लेन। अगर वो डिफरेंट प्लेन में होगा, मतलब ये जो ग्रुप है ये वाला और जो ग्रुप है ये वाला, अगर इसका ये सेम प्लेन में नहीं रहे, या इन दैट केस ये आईपैड स्क्रीन जो है स्क्रीन के ऊपर ही अगर ना रहे सेम प्लेन में, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा रेजोनेंस होना। अगर इसको दोनों 90 डिग्री एंगल पे टिल्ट हो जाए थोड़ा सा, जो NO2 ग्रुप है ये वाला, ये अगर थोड़ा सा टिल्ट घूम के ऐसे ऊपर आ जाए और नीचे आईपैड की स्क्रीन के नीचे घुस जाए, और ये वाला सेम प्लेन में रहे आईपैड की स्क्रीन पे, ठीक है, तो इन दैट केस रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। तो रेजोनेंस पॉसिबल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, वो सारे सिस्टम्स को सेम प्लेन में होना चाहिए। आई होप इट्स ओके नाउ, ओके। तो आई होप मैंने सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं, और प्लस आर ग्रुप क्या है, माइनस आर ग्रुप क्या है, वो मैं आपको इंक्लूड कर देता हूँ। वो बस 1-2 सेकंड के लिए मैं इंक्लूड कर देता हूँ, कौन कौन सा ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करता है और कौन कौन सा ग्रुप माइनस आर इफेक्ट शो करता है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, ठीक है। क्योंकि हम जब बाकी एग्जाम्पल्स करेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो कुछ भी हो, तो उसमें हम देखेंगे तो कौन कौन सा ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है और कौन कौन सा ग्रुप माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है। वो हम कब देखेंगे, वो तब देखेंगे जब हम मैकेनिज्म करेंगे, ओके। मैकेनिज्म करते वक्त हमें पता चल जाएगा धीरे धीरे कौन कौन सा प्लस आर और कौन कौन सा माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन की स्टडी कर रहे हो, 11-12 के नहीं, तो आपको ऑलरेडी ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें पता है। तो मैं जस्ट एक बार बता देता हूँ आपको, ठीक है, तो फिर आसानी होगी आपको समझने में, नोट करने में। OR, OH, NH2, मतलब जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो वही है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। फिर मान लो NaC डबल बॉन्ड OR, फिर मान लो कोई भी हैलोजन होगा वो, एरोमेटिक रिंग होगा वो, और ऐसे ही बहुत सारे, ठीक है। तो हैलोजन याद रखें, हैलोजन आपको लग सकता है हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं। इसके पास जो लोन पेयर रहता है ना 3-3, उस लोन पेयर से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है हैलोजेंस। अब चलो माइनस आर इफेक्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। NR3 प्लस, देन NO2 ग्रुप जो मैंने अभी एग्जांपल दिखाया, फिर CHO ग्रुप, एल्डिहाइड, एसिड ग्रुप, देन कीटो ग्रुप जो होता है वो, देन CF3, अगर CX3 होगा, X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होगा वो, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप्स लगभग क्या शो करता है, माइनस आर इफेक्ट शो करता है। तो आपको ग्रुप्स देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा प्लस आर रेजोनेंस पॉसिबल है या माइनस आर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो रेजोनेंस अब जब करना चाहोगे ना, अपने आप आपको जब बॉन्ड को घुमाओगे, ओके, एंगल को जो एरो है, इस तरीके का एरो है, इस एरो को जब आप घुमाओगे ना ऐसे, तो आपको तभी पता चल जाएगा कि इस तरीके से आप घुमा सकते हो। अगर नीचे आ रहा है ऐसे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो तो प्लस आर, अगर उल्टा होगा तो माइनस आर। तो उस सिस्टम को देख के आपको पता चल जाएगा। जो मैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एरोमेटिक सिस्टम समझाऊंगा आपको, तब और डिटेल्स में हर एक अलग अलग एग्जाम्पल्स करेंगे, ओके, तब और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा पूरी चीज़ें। तो आई होप इट्स डन। रेजोनेंस का जो बेसिक कंसेप्ट था वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। तो आपको मैं कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ इसी नोट पे, इसी PDF पे। तो मैं बोलूँगा नहीं, बस एक पेज लिख के रेडी करके एक वीडियो स्लाइड में ही रहेगा, तो आप वो असाइनमेंट कर लो, ठीक है। और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो उस एग्जाम्पल को समझ के बाकी असाइनमेंट आप कर लो यहाँ पे ही बैठ के, ठीक है। तो चलो मैं दे देता हूँ, मैं बात नहीं करूँगा अभी, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो में।